ऑडियो नंबर 2। स्वातंत्र्य सेनानी नाना साहब पेशवा। 1829 पेंशन याफ्ता पेशवा बाजीराव ने अपनी वसीयत लिखी। इस वसीयत के अनुसार पेशवा की पेंशन तथा संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकार उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को मिलने वाला था। उस समय तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस वसीयत का विरोध नहीं किया। 1852 में पेशवा की मृत्यु हो गई, तब अंग्रेजों ने इस वसीयत को अमान्य ठहराया। नाना साहब गरीब माता पिता की संतान थे। उन्हें अंग्रेजों की पेंशन का लोभ नहीं था, किंतु अंग्रेजों की यह अनीति उन्हें अच्छी नहीं लगी। स्वार्थ के लिए नहीं, अन्याय के प्रतिकार को अनिवार्य समझकर वे अपना यह अधिकार पाने का प्रयास करने लगे। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पेशवा बाजीराव की जो संधि हुई थी, उसकी शर्त थी कि पेशवा के राज्य का प्रबंध अंग्रेज संभालेंगे तथा पेशवा तथा उसके उत्तराधिकारी को 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में देते रहेंगे। इस शर्त के अनुसार नाना साहब को पेंशन पाने का पूरा अधिकार था। अंग्रेज पदाधिकारियों से पेशवा नाना साहब ने अपने अधिकारों की मांग की। कंपनी ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने इसी प्रकार अधिकांश भारतीय राजाओं को धोखा देकर उनके पास से राज्याधिकार छीनकर उन्हें पंगु बना दिया था। इस प्रकार के विश्वासघाती को दंड देने के लिए नाना साहब कृत संकल्प हो गए। अंग्रेजों के पास हुकूमत थी, बड़ी सेना थी, उनके सहायक भी बहुत थे। उनके सामने नाना साहब की कुछ भी स्थिति नहीं थी। वह कानपुर के पास बिठूर में रहते थे। उनके पास केवल 5000 सैनिक थे। इतनी बड़ी ताकत से टकराना अपने विनाश को बुलाना था। नाना साहब को विनाश का भय नहीं था। अन्याय का प्रतिकार मानव मात्र का धर्म होता है। इसी धर्म से विमुख होकर जीना क्या जीना है, वह तो मृत्यु से भी बदतर जीवन है। नाना साहब ने अंग्रेजों से लड़ने की ठान ली। उन्हें आशा नहीं थी कि उन्हें बिना लड़े न्याय मिल जाएगा, फिर भी वे समझौते का प्रयास करते रहे। अपने प्रतिनिधि अजीमुल्ला को उन्होंने इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड जाकर अजीमुल्ला ने सम्राट की अदालत में कंपनी के इस अन्यायपूर्ण निर्णय के विरुद्ध अपील की। यह अपील खारिज हो गई तथा कंपनी के अधिकारियों का निर्णय ही मान्य रहा। नाना साहब ने अंग्रेज पदाधिकारियों से भी व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से अपना निर्णय बदलवाने का प्रयास किया, पर अंग्रेज नहीं माने। अजीमुल्ला इंग्लैंड से असफल होकर लौटा। नाना साहब ने उससे कहा कि मुझे यही आशा थी कि यह अपील मंजूर नहीं होगी। अंग्रेज समझते हैं कि भारतवर्ष के सभी राजा पंगु हो चुके हैं, किंतु अब वे ही देखेंगे कि अभी भी उनमें अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता है। नाना साहब ने देशव्यापी क्रांति की योजना बनाई। अंग्रेजों का नग्न रूप नाना के सामने आया था। उससे भारत के राजा तथा प्रजा दोनों कभी कभी ग्रसित हो चुके थे। नाना साहब जानते थे कि अब तक कोई व्यक्ति साहस करके आगे नहीं आया था, इस कारण वे चुपचाप बैठे हैं। पर यदि उन्हें जगाकर एक सूत्र में पिरोया जाए तो वे इस विदेशी शासन को उखाड़कर फेंक सकने में समर्थ होंगे। आज तक प्रत्येक राजा अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ा था। ना तो उसमें राष्ट्र के एकत्व की भावना थी, न अन्य नरेशों का सहयोग ही मिला था। अंग्रेजों को भी वह अपनी ही तरह एक नरेश भर मानते चले आ रहे थे। नाना अब उनको अंग्रेजों का वास्तविक रूप बताने वाले थे, जो महाभयानक था। न्याय के पक्ष में लड़ने वाले असफलता के भय से अपने निर्णय को स्थगित नहीं करते। उनके सामने तो एक ही लक्ष्य होता है, अन्याय का प्रतिकार। अन्याय सहना अन्याय करने से कई गुना बड़ा अपराध है। इसका यह अर्थ नहीं कि नाना साहब की योजना सुनियोजित न थी। नाना साहब ने अंग्रेजों के विनाश के लिए सुनियोजित क्रांति का ताना बाना बुना। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों तथा घृणित उद्देश्यों को बताते हुए भारतीय नरेशों को उनके विरुद्ध क्रांति करने के लिए संगठित होने के लिए आह्वान किया। जनता में प्रचार करने के लिए गुप्त वेशधारी प्रचारक भेजे। भारतीय सैनिकों ने देशभक्ति जगाने के लिए संदेश वाहक भेजे।
अन्याय तब तक ही फलता फूलता है जब तक उसका प्रतिकार करने के लिए कोई संगठन उठ खड़ा नहीं होता। अंग्रेज भारतीयों को मरे हुए समझे बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि उन्हें जिस क्रांति का पता नहीं है, सुनियोजित ढंग से कोई उसका सूत्र संचालन कर रहा है। देखते ही देखते नाना साहब को पत्रों के उत्तर प्राप्त होने लगे। नाना साहब को अब पता लगा कि व्यक्ति अपने विचारों से ही छोटा और बड़ा होता है। कल तक वे एक पेंशन याफ्ता राजा भर थे, पर आज वे भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के दृष्टा हैं। कितने ही नरेश उनकी योजना के अनुसार काम करने को तत्पर हो उठे हैं। अंग्रेजों ने यदि उनकी पौरुष को चुनौती नहीं दी होती तो आज वे इस प्रकार लोगों की श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकते थे। नाना साहब इस क्रांति के सूत्रधार बने। इस काम में अजीमुल्ला खां उनका दाहिना हाथ बना। यह प्रथम प्रयास था जबकि हिंदू मुसलमानों ने संप्रदाय भेद को मिटाकर भारतवर्ष की मुक्ति के लिए संगठित रूप से प्रयास किया था। अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन ने इस कथन के क्रांति के लिए किए गए प्रयासों की व्यापकता का दर्शन होता है। महीनों से नहीं, वर्षों से अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध समस्त देश में क्रांति की आग लगाई जा रही थी। नाना साहब के दूत क्रांति की आग भड़काने वाले पत्रों को लेकर सारे देश में घूम रहे थे। बड़ी सावधानी तथा दूरदेशी के साथ इन पत्रों में लोगों को समझाने की बातें लिखी होती थीं। देश के भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों और परस्पर विरोधी नरेशों तथा नवाबों को बड़ी समझदारी के साथ उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता था। इस क्रांति के सूत्र संचालन में नाना साहब ने अथक श्रम किया, दिन रात एक कर दिए। एक तरफ क्रांति के लिए जनता तथा नरेशों को उकसाया जा रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ नाना का व्यवहार और भी मैत्रीपूर्ण होता जा रहा था। जब कई राजा और नवाब इसके लिए सहमत हो गए, तब वह अजीमुल्ला के साथ उनसे बातचीत करने के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने सारे देश में भ्रमण के लिए निकले। जहां भी ये गए, इनका हार्दिक स्वागत हुआ। अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलना नाना साहब नहीं भूले। जहां भी जाते वहां इनसे अवश्य मिलते। इस क्रांति के लिए कितना प्रचार किया गया था, यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि जनता में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इतना जोश उत्पन्न हो चुका था कि यह निश्चित समय के पूर्व ही भड़क उठी। क्रांति की तिथि 31 मई रखी गई थी, पर यह 6 मई को ही आरंभ हो गई थी। यह तिथि मुख्य लोगों को ही बताई गई थी। साधारण जनता को तो प्रतीक्षा करने को ही कहा गया था। एक साथ एक ही दिन सारे भारत में क्रांति होने वाली थी। इसी तिथि पर यदि यह क्रांति होती तो अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैरकपुर के सैनिकों के विद्रोह ने समय से पूर्व ही इसे आरंभ कर दिया। दूसरे क्रांतिकारी भी चुप नहीं रह सके। भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथियों को क्रांति हुई। असमय फूट पड़ने पर भी लोगों ने अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए। अंग्रेज परिवारों को बचकर अपने देश भागना कठिन लग रहा था। कानपुर में क्रांति की खबरें आ पहुंची। अंग्रेज लोग भय से पीले पड़ गए। उन्होंने इस देश को भी जी भर के लूटा था, अत्याचार किए थे, भारतवासियों को अपमानित किया था। उनके कुकर्म ही आज क्रांति बनकर उन्हें डसने आ रहे थे। क्रांति इस ढंग से नियोजित की गई थी कि इसकी सूचना नाना साहब के साथियों को पहले मिल जाती थी। उसके 2-3 दिन बाद अंग्रेजों को पता लगता था। नाना साहब अब 31 मई की प्रतीक्षा नहीं कर सके। उन्होंने कानपुर पर आक्रमण कर दिया। विप्लवी सैनिक टुकड़ियां उनसे आ मिली थीं। उन्होंने देखते ही देखते खजाने तथा गोला बारूद पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति झीलर को भागकर किले में शरण लेनी पड़ी। कुछ दिनों किले के सहारे रहा, पर नाना के आगे वह ठहर ना सके। उन्हें आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। कानपुर पूरी तरह नाना के अधिकार में आ गया था। दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर पहले ही क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था। नाना साहब के पिता धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। बाल्यकाल से ही
उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। गीता उनका प्रिय धर्म ग्रंथ था। वीर पूजक नाना के बचपन में ही शिवाजी आदर्श रहे। यह युद्ध उनके दैनिक नित्य कर्म की तरह ही था। इस धार्मिक विश्वास से उन्हें जो बल मिला, उसी का परिणाम था कि नाना साहब ने दुख कष्टों की परवाह नहीं की तथा राष्ट्र में नवीन प्राण फूके। 20 जून 1857 कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर 40 नावें गंगा तट से लगीं। उनमें अंग्रेज परिवारों को बिठाकर इलाहाबाद भेजा जाने वाला था। सेनापति व्हीलर को नाना ने हाथी पर बैठकर विदा होने का आग्रह किया, पर वह राजी न हुआ। नाना साहब ने सच्चे मानव की भूमिका निभाई, शत्रु के साथ भी मानवीय व्यवहार किया। जनरल नील के अत्याचार की खबरें कानपुर तक आ पहुंची थीं। भारतीय अंग्रेज परिवारों को इस प्रकार सुरक्षित जाते देखकर क्रुद्ध हो उठे। नाना साहब को यह ज्ञात हुआ तो वे तत्काल वहां पहुंचे। उन्होंने स्त्रियों व बच्चों की रक्षा की तथा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नाना साहब ने 3 महीने तक कानपुर को अपने अधिकार में रखा। ये 3 महीने कानपुर की जनता के गौरव का समय था। न्याय तथा सुरक्षा का पूरा प्रबंध नाना साहब ने किया। अंग्रेजों की कूटनीति तथा उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सज्जित सेना ने इस क्रांति को सफल नहीं होने दिया। चंद देशद्रोहियों ने अपने घृणित स्वार्थ के वश होकर अंग्रेजों की सहायता की। समय से पहले क्रांति का फूट पड़ना भी एक प्रमुख तथ्य था, नहीं तो सफलता मिलने में कोई अंदेशा नहीं था। पर इस क्रांति के परिणाम दूरगामी हुए। नाना साहब का यह प्रयास अंग्रेजों को भारत से भगाने का शुभारंभ ही कहा जाएगा। नाना साहब ने देखा कि अब भारत में रहकर क्रांति का संचालन कठिन है। क्रांतिकारियों के गढ़ एक एक करके टूटते चले गए तो वे नेपाल की तरफ चले गए। नेपाल नरेश ने इन्हें सहायता देने के बजाय अंग्रेजों को नेपाल प्रवेश की आज्ञा दे दी। 60,000 स्त्री पुरुष नाना साहब के साथ नेपाल के भयंकर जंगलों में गए। अंग्रेजी सेना के आक्रमण करने पर उनमें से अधिकांश वापस भारत लौट आए। आजादी के अग्रदूत नाना साहब की छाया भी अंग्रेज न पा सके। पराधीनता की अपेक्षा उन्होंने दुख कष्ट सहना स्वीकार किया तथा नेपाल के बीहड़ वनों में उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। अंग्रेजी शासन के अंधकार से लड़ने के लिए अकेले दीपों को प्राणवत करने का जो साहस तथा श्रम नाना ने किया, वह एक जीवित जागृत आत्मा का ही काम था। समाज सुधार के क्षेत्र में आज ऐसी ही जागृत आत्माओं को उठ खड़े होने की आवश्यकता है।